हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे मात्रक, विमाएँ तथा मापन। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। भौतिक राशि। भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी, राशि जिसे मापा जा सके। राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं तथा नियमों को के रूप में समझाया या व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि के उदाहरण देखें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय और बल आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में विभिन्न घटनाएं जैसे खुशी, दुख आदि भौतिक राशियां नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। भौतिक राशि के परिमाण ज्ञात करने के लिए, दो समान भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए तथा भौतिक नियमों अथवा समीकरणों को सिद्ध करने के लिए मापन आवश्यक है। भौतिक राशि को इसके परिमाण तथा मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर 10 मीटर का अर्थ है वह लंबाई जो 1 मीटर लंबाई की 10 गुनी यहाँ दी गई राशि का आंकिक मान है, 10 गुनी है, तथा यहाँ 10 दी गई राशि का आंकिक मान है तथा 1 मीटर राशि का मात्रक प्रदर्शित होता है। अतः भौतिक राशि को व्यक्त करने में हम एक मात्रक चुनते हैं तथा फिर ज्ञात करते हैं कि वह मात्रक दी गई भौतिक राशि की कितने गुनी तक है। अर्थात भौतिक राशि बराबर परिमाण गुना मात्रक बराबर n गुना u, जहाँ n नंबर है तथा u यूनिट यानी मात्रक है। जहाँ n आंकिक मान को तथा u मात्रक को प्रदर्शित करता है। अतः भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को व्यक्त करते समय यह स्पष्ट है कि जैसे ही मात्रक u परिवर्तित होता है, परिमाण भी परिवर्तित हो जाता है, परंतु गुणनफल अपरिवर्तित बना रहता है। अर्थात nu एक नियतांक है, जहाँ n और n u के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती हैं। nu एक नियतांक है, इसीलिए n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर एक नियतांक होता है। यहाँ n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना ही कम होगा। अनुपात या केवल आंकिक मान। जब एक भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। उदाहरण के लिए आपेक्षिक घनत्व एक अनुपातिक राशि है जो वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होती है। अपवर्तनांक यह भी एक अनुपातिक राशि है जिसकी कोई मात्रक नहीं होता, जिसकी कोई विमा भी नहीं होती। अपवर्तनांक अपवर्तनांक वायु में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होती है। विकृति विमा में परिवर्तन तथा मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। अदिश ये केवल परिमाण, इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती, जैसे लंबाई, समय, कार्य, ऊर्जा आदि। भौतिक राशि का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है। इस स्थिति में यदि वह अदिश हो तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राशि का आंकिक मान ऋणात्मक है। यह दिशा को नहीं दर्शाता क्योंकि राशि अदिश है। अदिश राशियों को योग व अंतर के सामान्य नियमों की सहायता से जोड़ा व घटाया जाता है। सदिश
जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों का परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। सदिश राशियों को सदिश के बीजगणितीय के नियमों के अनुसार जोड़ा व घटाया जाता है। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। मूलभूत व व्युत्पन्न राशियाँ, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मूलभूत राशियाँ प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियाँ ऐसी हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। अतः इन्हें निरपेक्ष राशियाँ भी कहते हैं। इन राशियों को मूल राशियाँ अथवा मूल राशियाँ भी कहते हैं। मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ कहते हैं क्योंकि अन्य राशियाँ इन पर निर्भर करती हैं तथा इन राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों से भाग अथवा गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। अतः ये राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यदि लंबाई की मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो वह क्षेत्रफल तथा आयतन लंबाई से व्युत्पन्न हो जाते हैं। अतः लंबाई की घात 2 अथवा लंबाई की घात 3 के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं। कौन कौन? क्षेत्रफल और आयतन। नोट: यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियाँ होती है। हालांकि भौतिक राशियों का यह समुच्चय अद्वितीय चयन नहीं है। वास्तव में यांत्रिकी में कोई भी 3 राशियाँ मूलभूत राशियों की तरह ले सकते हैं तो अन्य राशियों को इनके पदों में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि चाल तथा समय को मूलभूत राशियों के रूप में लिया जाए तो लंबाई को व्युत्पन्न राशि बन जाती है क्योंकि लंबाई अब चाल तथा समय के रूप में व्यक्त की जाएगी। तथा यदि बल तथा त्वरण को मूलभूत राशियाँ मान ली जाए तो द्रव्यमान को बल अनुपात त्वरण से परिभाषित किया जाएगा तथा यह व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। हमने मूलभूत राशियाँ व व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ ली। अब मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स। सामान्यतः प्रत्येक राशि को परिभाषित करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। अतः इसे ऐसा प्रतीत होता है कि कई भौतिक राशियों के लिए कई मात्रक अवश्य होने चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं है। यह पाया गया कि यदि यांत्रिकी में कोई 3 राशियों को स्वेच्छ भौतिक राशियों के रूप में मात्रक चुन लें तो यांत्रिकी में अन्य भौतिक राशियों के मात्रकों को उनके पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य से द्रव्यमान, लंबाई तथा समय स्वेच्छ चुनी गई भौतिक राशियाँ हैं। अतः यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के किसी भी मात्रक को मूलभूत अथवा निरपेक्ष तथा मूल मात्रक कहते हैं। अन्य मात्रक को इन सभी मूलभूत मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश वर्ष अथवा किलोमीटर मूल मात्रक हैं क्योंकि ये लंबाई के मात्रक हैं, जबकि सेकंड, मीटर अथवा किलोग्राम बटे मीटर व्युत्पन्न मात्रक हैं क्योंकि ये लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रकों से व्युत्पन्न किए गए हैं। मात्रकों की पद्धति। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों प्रकार के मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों
का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। याद रखना। प्रचलित पद्धतियाँ निम्न प्रकार हैं। आओ हम मात्रकों की एक एक पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। CGS पद्धति। CGS पद्धति, इस पद्धति में मात्रकों की गौसीय पद्धति भी कहलाती है। यह मात्रक की पद्धति गौसीय पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियों के रूप में ली जाती है तथा इसके संगत मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। CGS पद्धति अर्थात सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड पद्धति है ये। अब देखते हैं MKS पद्धति। यह पद्धति जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। यह गौर की पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय को मूलभूत राशियों के रूप में लिया गया है तथा इसके संगत मूल मात्रकों को मीटर, किलोग्राम व सेकंड MKS मीटर, किलोग्राम व सेकंड में गिना जाता है या मापा जाता है। तीसरी पद्धति है FES पद्धति। इस पद्धति में फुट, पाउंड और सेकंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए मूलभूत मात्रक लिए जाते हैं। इस पद्धति में बल व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक पाउंडल होता है। SI पद्धति, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इस पद्धति में 7 मूलभूत राशियां हैं। ये राशियां इनके मात्रक तथा निम्न तालिका में दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि FPS पद्धति हो, MKS पद्धति हो व CGS पद्धति में मूलभूत राशियां कितनी थी? 3। लेकिन SI पद्धति जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यह इस पद्धति में मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। SI पद्धति की मूलभूत राशियों की संख्या 7 है, जिसमें मूलभूत राशियां हैं तथा उनके मात्रक व उनके प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है जिसे kg से व्यक्त किया जाता है। समय भी एक मूल राशि है तथा इसका मात्रक सेकंड है, इसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और एम्पियर को A से व्यक्त किया जाता है। ताप का मात्रक केल्विन है। SI पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन लिया जाता है जिसे कैपिटल K से व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और प्रतीक है MOL। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक है कैंडिला और इसे स्मॉल cd से व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त 7 मूलभूत राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी हैं जिनके मात्रक निम्न प्रकार से हैं। समतल कोण, यह पहली राशि है जिसे पूरक राशि है पहली, जिसे समतल कोण और इसका मात्रक रेडियन होता है। घन कोण दूसरी पूरक राशि है जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। नोट: मूलभूत व व्युत्पन्न मात्रकों के अतिरिक्त हम कई प्रकार के व्यवहारिक मात्रकों का उपयोग करते हैं। ये व्यवहारिक मात्रक मूलभूत अथवा व्युत्पन्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जबकि अश्वशक्ति जो कि मूलभूत है तथा अश्वशक्ति व्यवहारिक मात्रक है जो कि व्युत्पन्न है। व्यवहारिक मात्रकों की पद्धति में हो सकता है। व्यवहारिक मात्रक मात्रकों की पद्धति में हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसे मात्रकों की किसी भी पद्धति में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर बराबर 1.6 गुणा 10³ मीटर। SI पद्धति में पूर्व लगन या SI पद्धति की पूर्व लगन, यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। भौतिकी में
बहुत सूक्ष्म माइक्रो से बहुत बड़े मैक्रो परिमाणों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक ओर हम किसी परमाणु के बारे में बात करते हैं और जबकि दूसरी तरफ एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, जबकि सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। ऐसे बड़े और छोटे परिमाणों को व्यक्त करने हेतु हम निम्न पूर्वलग्नों का प्रयोग करते हैं। आओ देखते हैं कुछ पूर्वलग्न और उनके प्रतीक। 10⁻18 10⁻18 को इग्जा कहा जाता है और इसे ई से व्यक्त किया जाता है। 10⁻15 पेंटा कहा जाता है और इसे पी से डिनोट किया जाता है। 10⁻12 को टेरा कहा जाता है और इसे टी से व्यक्त किया जाता है। 10⁻9 को गीगा से व्यक्त किया जाता है। पूर्वलग्न इसका गीगा है और इसे जी से व्यक्त किया जाता है। 10⁻6 को मेगा कहा जाता है, जिसको एम से व्यक्त किया जाता है। 10⁻3 किलो के नाम से जानी जाती है, और इसे स्मॉल के से व्यक्त किया जाता है। 10⁻2 को हेक्टो कहा जाता है और इसे एच से डिनोट किया जाता है। 10⁻1 को डेका कहा जाता है और इसे डी से डिनोट किया जाता है। 10⁻-1 को डेसी कहा जाता है और इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। 10⁻2 को सेंटी कहा जाता है तथा इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार 10⁻3 को मिली कहा जाता है और स्मॉल एम से इसे डिनोट किया जाता है। और इसी तरह देखें तो 10⁻-6 को माइक्रो कहा जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। 10⁻-6 को नैनो कहा जाता है और इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। 10⁻12 को पिको कहा जाता है और इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसे याद किस प्रकार रखा जाएगा कि 1, 2 व फिर 3 के मल्टीप्लाई चलते चले जाते हैं 10 में। फिर हम देखते हैं कि इसे याद किस तरह रखा जाए। DCM माइक्रो NPFA। इस 10⁻15 को फेम्टो कहा जाता है और इसे F से डिनोट किया जाता है। 10⁻18 को ओक्टो कहा जाता है और इसे E से डिनोट किया जाता है। लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक किस प्रकार चुनेंगे? हम किसी भी लंबाई को, किसी भी द्रव्यमान को और समय को मापने के लिए मात्रक का यूज करते हैं। जी हाँ, लेकिन इनके मात्रकों को कहाँ से प्राप्त किया गया? मात्रकों की मात्रा या फिर क्षमता या फिर क्वांटिटी किस प्रकार निर्धारित की गई, ये हम देखते हैं। तो मानक मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के पदों में परिभाषित किया गया। इसे लंबाई का परमाणविक मात्रक या एटॉमिक स्टैंडर्ड कहते हैं। परमाणविक मानक क्या है कि क्रिप्टॉन 86 परमाणु के द्वारा निर्वात में जो नारंगी लाल रंग की 1650 76 3.73 तरंगों की लंबाई जो होती है वह 1 मीटर कहलाती है। क्या क्रिप्टॉन 86 परमाणु के द्वारा निर्वात में जो नारंगी लाल रंग की तरंगों को छोड़ी जाती है, उन तरंगों की लंबाई 1 मीटर कहलाती है और 1 मीटर वहीं से लिया गया है, उसी दूरी को 1 मीटर मान लिया गया है। 1 मीटर की लंबाई अन्य परिभाषा के द्वारा कहाँ से ली गई है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो किरणें होती है, निर्वात में 1/299 792 और 245 सेकेंड में जो दूरी तय करती है ना प्रकाश, उसको 1 मीटर कहा जाता है। अर्थात प्रकाश के निर्वात में लगभग 1 सेकंड के 3 लाखवें भाग में जो दूरी तय की जाती है उसे 1 मीटर माना गया है।
द्रव्यमान का मात्रक यानी 1 किलो कहाँ से लिया गया है कि मापन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में एक प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का बना एक मानक बेलन रखा है और उसके द्रव्यमान को माप लिया गया है, जिसका द्रव्यमान 1 किलो मान लिया गया है। अब आप कहेंगे कि यह बेलन प्लेटिनम इरिडियम का ही क्यों? क्योंकि समय के अनुसार इसे जंग ना लगे और यह सुरक्षित लंबे समय तक रह सके, इसीलिए इसे प्लेटिनम इरिडियम का माना गया है या बनाया गया है। परमाणुीय स्तर पर इसकी 1 किलो की परिभाषा दें तो कार्बन 12 के समस्थानिक कार्बन 12 के तत्व के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलो के बराबर होता है। समय का मात्रक सेकंड कहाँ से लिया गया है? तो सीजियम 133 परमाणु के विकिरण जो कि कंपन करते हैं कितने, 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करते हैं और उस कंपनों के दौरान जो समय लगता है वह 1 सेकंड के बराबर या 1 सेकंड के तुल्य होता है। यह विकिरण सीजियम 133 की मूल अवस्था के 2 सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के तुल्य होती है। कौन से विकिरण की बात की गई है जिसके कंपनों में लगा समय 1 सेकंड होता है? तो वह विकिरण सीजियम के मूल अवस्था के 2 सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के तुल्य होता है। अब बात करते हैं व्यवहारिक मात्रक यानी प्रैक्टिकल यूनिट्स की, जो हमारे व्यवहार में यूज की जाती है, काम में ली जाती हैं। लंबाई की कुछ व्यवहारिक मात्रक हैं और वह व्यवहारिक मात्रक किस प्रकार सैद्धांतिक मात्रक यानी मीटर से संबंधित हैं। एक है लंबाई के व्यवहारिक मात्रक में आता है फर्मी जो कि एफएम से व्यक्त किया जाता है। 1 एफएम यानी 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तथा दूसरा मात्रक की जब बात की जाती है तो एक एक्सरे मात्रक 1 XU बराबर 10⁻13 मीटर के बराबर होता है। अगले व्यवहारिक मात्रक की बात की जाए तो एक एंगस्ट्रॉम एक ए डिग्री या फिर डॉट से दर्शाते हैं इसे। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻7 mm के बराबर होता है और इसे ही हम 0.1 माइक्रो mm कहते हैं। ऐसे ही कुछ व्यवहारिक मात्रकों की बात करें तो एक माइक्रोन जो कि μm से दर्शाया जाता है 10⁻6 मीटर, जिसे हम 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे हमने पूर्व लगन में भी पढ़ा था। एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU यानी एक खगोलीय दूरी 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, जो कि लगभग 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है या फिर कहें 10⁸ किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी की जब बात की जाए तो मैं परिभाषा बोलना चाहूँगा। खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी के बराबर है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। अगली व्यवहारिक मात्रक की बात की जाए तो एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। एक लाइट ईयर एक LY बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, जो कि एक लाइट ईयर यानी एक वर्ष में लाइट द्वारा जिसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, उस प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक पार्सेक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक PC अर्थात एक पार्सेक बराबर 3.26 गुणा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है एक पार्सेक।
पूछ लिया जाता है कि दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। अब द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रकों की बात करते हैं तो एक चंद्रशेखर इकाई यानी 1 CSU सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होती है, या कहें 2.8 गुना 10 की घात 30 किलो एक चंद्रशेखर इकाई के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन की जब बात की जाती है तो एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो होता है और 100 किलो में 1 क्विंटल होता है। परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक की बात की जाए जिसे AMU एटॉमिक मास यूनिट से AMU कहा जाता है, और परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई की जब बात की जाती है और परमाणुवीय द्रव्यमान की इकाई की AMU 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर लगभग बराबर एक AMU की कोटि का होता है, जिसे एक म्यू भी कहा जाता है कभी कभी। समय के व्यवहारिक मात्रक की जब बात की जाए तो समय का व्यवहारिक मात्रक समय का सैद्धांतिक मात्रक सेकंड है, लेकिन व्यवहार में हम वर्ष भी काम में लेते हैं। ये भी वर्ष भी समय का ही मात्रक है। तो एक वर्ष कितने समय के बराबर होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है वह 1 वर्ष के बराबर होता है। चंद्रमास क्या है? जिसे लूनर मंथ कहते हैं। चंद्रमास पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है वह एक चंद्रमास कहलाता है। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन के बराबर होता है। समय के अगले व्यवहारिक मात्रक की बात की जाए तो सौर दिवस क्या है? सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय और सौर दिन कहलाता है। चूँकि यह समय दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, अतः यह एक वर्ष में सभी दिनों के अंतराल का औसत लेकर औसत सौर दिन ज्ञात किया जाता है। एक सौर वर्ष बराबर 365.25 औसत सौर दिवस के बराबर होता है, अथवा औसत सौर दिवस की बात की जाए तो सौर वर्ष का 1/365.25 भाग के बराबर होता है। समय के व्यवहारिक मात्रक में ही एक अगला है सेड्रियल दिवस। सेड्रियल दिवस क्या है कि किसी दूरस्थ तारे के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन करने में लगा समय एक सेड्रियल दिवस कहलाता है। एक सौर वर्ष की बात की जाए तो 366.25 सेड्रियल दिवस के बराबर होता है। 365.25 औसत सौर दिन के बराबर होता है। अतः एक सेड्रियल दिवस एक सौर दिवस से कम होता है। शेक ये भी समय का एक व्यवहारिक मात्रक है। यह समय का व्यवहारिक मात्रक किंतु प्राचीन मात्रक है। 1 सेक 10 की घात -8 सेकंड के बराबर होता है, यानी सेकंड से भी छोटा सेक कितना छोटा मात्रक होता होगा, सोच के देखिए। 10 की घात -8 सेकंड के बराबर। अब भौतिक राशियों की विमाएँ यानी डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियां जो हमने मानी थी उनके रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसे मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। आप सोचोगे कि भाग क्यों नहीं, क्योंकि घात ऋणात्मक भी तो हो सकती है, इसलिए गुणनफल बोल दिया। गुणनफल के रूप में लिखा जाता है और इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है विमाएँ कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाएँ। क्या? वो घातें जो कि मूलभूत राशियों की होती है,
जो कि व्युत्पन्न राशि को बनाने के लिए एक गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम बल पर विचार करते हैं। आओ बल पर विचार करते हैं। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। और त्वरण को भी हम व्यक्त करें तो वेग तथा समय का अनुपात होता है त्वरण, और फिर इससे गुणा करें तो वेग लंबाई और समय के अनुपात के बराबर होता है। और इन्हीं मूलभूत राशियों में व्यक्त करें तो द्रव्यमान की 1 घात व लंबाई की 1 घात तथा समय की -2 घात के गुणनफल के बराबर बल होता है। अतः बल की विमाएं द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 होती हैं। यहाँ भौतिक राशि अर्थात बल की जब बात की जाए तो इसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया गया। इसे कोष्ठक में लिखा जाता है। इन्हें कोष्ठक में लिखा जाता है जब विमाएं प्रदर्शित की जाती है, जो यह प्रदर्शित करता है कि समीकरण विमाओं के मध्य है, न कि परिमाणों के मध्य। अतः उपरोक्त संबंध निम्न प्रकार से लिखा जाता है कि बल की विमाएं mL/t-2 के रूप में लिखी जाती है। मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशि का व्यंजक विमीय समीकरण कहलाता है, डायमेंशन इक्वेशन कहलाता है। और यदि बात की जाए, यदि हम समीकरण के केवल दाहिने भाग पर विचार करें तो वह विमीय सूत्र कहलाता है। अब बल का विमीय सूत्र mL/t-2 बड़ा ब्रैकेट होता है किसी भी भौतिक राशि की विमाएं ज्ञात की जाती हैं तो पहले जिस प्रकार विमाएं ज्ञात की जाती है तो उसे मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है और मूल राशियों की घातों के रूप में लिखा जाता है। और इसे ही m को द्रव्यमान और जिसकी पावर 1 होती है या जिसकी घात 1 होती है तो m1, l की पावर 1 को है तो L1 और t की पावर -2 है, अतः t-2 लिखा जाता है। और इस प्रकार विमाएं ज्ञात की जाती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ, तो क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। तो विमाएं देखें तो m0 L0 यानी t-1 यानी समय इन्वर्स, यह मात्रक या यह विमाएं रखने वाली राशियाँ कौन कौन सी है तो आवर्ती, कोणीय वेग, कोणीय प्रवणता तथा क्षय नियतांक, ये सभी राशियों की एक विमाएं होती है m0 L0 t-1, जहाँ m यानी द्रव्यमान की घात 0 है, लंबाई की घात 0 है व t यानी समय की घात -1 है। इसी प्रकार m1 L2 t-2 यह समान विमा रखने वाली राशियां है कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण और बल का आघूर्ण। m1 L-1 t-2 यह राशि या यह भौतिक राशि, यह एक प्रकार की इस विमा को रखने वाली राशियां हैं दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक व ऊर्जा घनत्व के एक ही विमाएं हैं कौन सी m1 L-1 t-2। m1 L1 t-1 की किसकी विमाएं हैं संवेग और आवेग दोनों की। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमीय समीकरण एक होता है m0 L1 t-2। प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहते हैं जिसे, बल, भार, ऊर्जा प्रवणता की विमीय समीकरण m1 L1 t-2 होता है। इसी प्रकार कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएं भी सेम होती है m1 L2 t-1। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा व ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल
की विमाएँ भी समान होती है m1l0t-2। विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घनकोण, दूरी, प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक, आपेक्षिक चुंबकशीलता आदि की विमाएँ समान होती है m0l0t0, यानी यह विमाहीन राशियाँ हैं। गुप्त ऊष्मा तथा गुरुत्वीय विभव की बात करें तो इनकी विमा m0l2t-2 होता है। इसी प्रकार ऊष्मीय धारिता, गैस नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक तथा एंट्रोपी की का विमीय समीकरण भी एक समान होता है m1l2t-2 थीटा, यानी ताप इनवर्स। अंडर रूट L/G, अंडर रूट M/K, अंडर रूट R/G, जहाँ L लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण और M द्रव्यमान, K स्प्रिंग कांस्टेंट और R पृथ्वी की त्रिज्या है, इसकी विमाएँ भी समान होती है m0l0t-1। इसी प्रकार L/R, अंडर रूट LC R, जहाँ L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध व C धारिता है, और इन सब की भी विमीय समीकरण एक ही होता है m0l0t-1। I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन RT V स्क्वायर T/R VIT QV L I स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन CV स्क्वायर, जहाँ I धारा है, T समय है, Q आवेश है, L प्रेरकत्व, C धारिता और R प्रतिरोध है। इन दिए गए समीकरणों की विमाएँ भी समान होती है m1l2t-2। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि I स्क्वायर RT क्या है, V स्क्वायर T/R क्या है, इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये जान लीजिए कि इनकी विमीय समीकरण सेम होता है। वैसे आप जानना चाहें तो ये सभी कार्य हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द कंप्लीट फिजिक्स, अर्थात भौतिकी की महत्वपूर्ण विमाएँ या विमीय समीकरण। आओ बात करते हैं। ऊष्मा के क्षेत्र की महत्वपूर्ण विमाएँ राशि है ताप, और ताप का मात्रक है केल्विन तथा इसकी विमा है थीटा इनवर्स, नहीं थीटा जिसे केल्विन या ताप से डिनोट किया जाता है। ऊष्मा क्यू का मात्रक है जूल, ऊष्मा का मात्रक है जूल और इसकी विमा है m1l2t-2। विशिष्ट ऊष्मा जिसे C से डिनोट किया जाता है जूल बटे किलोग्राम केल्विन इसका मात्रक है, और इसकी विमा की जब बात की जाए तो m0l2t-2 थीटा 1 होता है, थीटा इनवर्स होता है। वैसे विमाएँ याद करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले याद करो और मात्रक याद करो, विमाएँ अपने आप निकाली जा सकती है जिस प्रकार हमने निकाली थी। उष्माधारिता का मात्रक है जूल केल्विन और विमा ये दे रखी है, आप देख लेना। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल पर किलोग्राम। गैस नियतांक का मात्रक है जूल पर मोल केल्विन। बोल्ट्जमान नियतांक का मात्रक है जूल बटे केल्विन। ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक है जूल बटे मीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन होता है। स्टीफन नियतांक की बात की जाए तो स्टीफन नियतांक सिग्मा, जिसका मात्रक जूल बटे मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होता है। वीन नियतांक भी मीटर बटे केल्विन होता है। वीन नियतांक का मात्रक मीटर बटे केल्विन होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड होता है।
रेखीय प्रसार गुणांक का अर्थ अल्फा केल्विन इनवर्स होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे जूल बटे कैलोरी होता है। एंड देयर इज ए वैल्यू ऑफ जूल। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की वैल्यू कितनी होती है? 4.2 जूल के लगभग। वॉन डर वाल नियतांक न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। वॉन डर वाल नियतांक बी का मात्रक है मीटर की पावर 3। विद्युत पर आधारित विमाएं जिसमें विद्युत धारा को सम्मिलित किया जाता है और जिसकी विमा ए होती है। आओ देखते हैं विद्युत पर आधारित कुछ राशियों तथा मात्रक और उनकी विमाएं। विद्युत आवेश जिसका मात्रक कूलाम होता है, या बोले तो कूलाम Q बराबर IT यानी कि एम्पियर सेकेंड की बात की जाए तो M0 L0 T1A1 विद्युत धारा I का मात्रक एम्पियर और इसकी विमा A1 ओनली A1 और बाकी सभी घातें 0 धारिता C धारिता का मात्रक है कूलाम बटे वोल्ट, या बोले तो फेरेड। इसकी विमा की बात करें तो M-1 T-2 T4 L-2 T4 A2 होता है। विद्युत विभव V विद्युत विभव का मात्रक है जूल बटे कूलाम, या वोल्ट कह दो, जिसकी विमा M1 L2 T-3 A-1 होता है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा है M1, या फिर विमा कैसे निकालते हैं? कूलाम की जो विमा थी वो तथा न्यूटन की विमा थी उसका भाग देते हैं, और मीटर स्क्वायर की जो विमा है उसका भी हम भाग देते हैं, जिससे हमें ये विमा प्राप्त हो जाती है। पराविद्युतांक यानी K का मात्रक है मात्रकहीन और विमा है M0 L0 T0। प्रतिरोध R का मात्रक है वोल्ट बटे एम्पियर, या बोले तो ओम। इसकी विमा है M1 L2 T-3 A-2, या बोलें विभव की विमा में एम्पियर यानी ए की भाग दे देते हैं, जिससे हमें प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, और इसकी विमा है प्रतिरोध की विमा को हम L यानी मीटर L1 से मल्टीप्लाई करने पर L2 L3 में कन्वर्ट हो जाता है और विमा सेम रहती है। स्वप्रेरण गुणांक L जिसका मात्रक है वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, या बोले तो हेनरी। इसकी विमा है M1 L2 T-2 A-2, यानी विभव की विमा और सेकंड की विमा को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें एम्पियर की विमा का भाग देते हैं। अथवा ओम सेकेंड इसका मात्रक है तो हम ओम यानी कि प्रतिरोध की विमा तथा T1 यानी समय की विमा को मल्टीप्लाई करने पर स्वप्रेरण गुणांक की विमा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट सेकेंड, बोले तो वेबर, और इसकी विमा है M1 L2 T-2 A-1 राशि। चुंबकीय प्रेरण B इसका मात्रक है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या बोले तो जूल बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर, या वोल्ट सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, या बोले तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला। इसकी विमाएं हैं M1 L0 T-2 A-1, या फिर बोलें तो न्यूटन यानी बल की विमा तथा एम्पियर धारा की विमा और मीटर की विमा। न्यूटन यानी बल की विमा में एम्पियर तथा मीटर दोनों की विमा की गुणा का भाग देने पर प्राप्त होती हैं
चुंबकीय प्रेरण की विमाएं। चुंबकन तीव्रता h, इसका मात्रक है एम्पियर पर मीटर और विमाएं हैं m0 L-1 T0 A1। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर और विमाएं हैं m0 L2 T0 A1। मुक्त आकाश की चुंबकनशीलता की जब बात की जाए तो मात्रक है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, बोले तो जूल बटे एम्पियर स्क्वायर मीटर, या बोले तो वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर मीटर। और भी हैं ओम सेकेंड बटे मीटर, हेनरी बटे मीटर, और जिसकी विमाएं हैं m0 m1 L1 T-2 A-2। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है कूलाम मीटर स्क्वायर, मीटर की कूलाम बटे मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर इनवर्स मीटर की पावर -2। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम इंटू मीटर। चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स। विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। धारा घनत्व का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक है वोल्ट अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन मीटर। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है मीटर इनवर्स। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी भौतिक राशि दी हुई हो, मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना किसी भी भौतिक राशि का कैसे, कि यदि किसी भौतिक राशि का सूत्र अथवा परिभाषा लिखने के लिए हम इसकी विमाएं ज्ञात करते हैं और विमीय सूत्र में m l t के स्थान पर आवश्यक पद्धति के मूलभूत मात्रक रखकर उस पद्धति में हम भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। फिर भी कभी कभी इस मात्रक के लिए हम एक विशिष्ट नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए कार्य बल गुणा विस्थापन, इसकी विमाएं बोलें तो W बराबर बल की विमा तथा L यानी विस्थापन की विमा का मल्टीप्लिकेशन करने पर m L2 T-2 प्राप्त होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक G ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जिसे अर्ग कहा जाता है, जबकि MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड होगा, जिसे जूल कहते हैं। भौतिक नियतांक तथा गुणांक की विमाएं ज्ञात करना कैसे। चूँकि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं अद्वितीय होती हैं, अतः हमें सर्वप्रथम ऐसा सूत्र अथवा व्यंजक लिखना चाहिए जिसमें वह नियतांक प्रयुक्त होता हो जिसकी विमा ज्ञात करनी है, अर्थात उस सूत्र में से सभी राशियों की विमाओं को प्रतिस्थापन करके अज्ञात नियतांक की विमा प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं ज्ञात करना है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार हमें एक सूत्र याद है कि F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अर्थात G बराबर F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। सभी भौतिक राशियों की विमाएं रखने पर G यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं ज्ञात की जा सकती हैं। बल की विमा m1 L1 T-2 रखने पर तथा F r की विमा L2 रखने पर तथा m1 m2 की विमा m रखने पर और फिर सोल्व करने पर m इनवर्स L3 T-2 प्राप्त होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m-1 L3 T-2 होता है। प्लांक नियतांक की विमाएं ज्ञात करना। प्लांक के अनुसार E बराबर h न्यू होता है।
अर्थात H बराबर E/μ होता है। सभी भौतिक राशियों की विमाएँ रखने पर E ऊर्जा है, ऊर्जा की विमाएँ रखने पर, तथा T न्यू अर्थात T इन्वर्स रखने पर हमें सोल्व करने पर mL2T-1 प्राप्त होता है, जो कि H यानी प्लांक नियतांक की विमाएँ है। श्यानता गुणांक की विमा ज्ञात करना। पाइसेली सूत्र के अनुसार पाइसेली सूत्र क्या कहता है कि dV/dt पाई पी r⁴ अपॉन 8nL होता है, अर्थात 8 नीटा L होता है। नीटा बराबर पाई पी r² अपॉन 8L इंटू dV/dt होता है। सभी भौतिक राशियों की विमाएँ रखने पर तथा सोल्व करने पर नीटा की विमा m1L-1T-1 प्राप्त होती है। किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। भौतिक राशि की माप P बराबर NU होता है, जहाँ P एक कांस्टेंट होता है। यदि किसी भौतिक राशि x का विमीय सूत्र LA है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, तथा यदि भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक दो पद्धतियों में है, m1a l1 की पावर b, t1 की पावर c तथा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c है, तथा n1 व n2 इन दो पद्धतियों में क्रमशः आंकिक मान है। अतः n1 इंटू u1 बराबर n2 u2। अतः सोल्व करने पर, गुणा करने पर, वैल्यू रखने पर n1 m1a l1 की पावर b t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 दी पावर c प्राप्त होती है। n2 के मल्टीप्लिकेशन को n1 के बटे में ले जाने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होता है m1/m2 की होल पावर a, l1/l2 की होल पावर b, t1/t2 की होल पावर c प्राप्त होता है। n2 बराबर n1 इंटू दिस समीकरण प्राप्त होता है। जहाँ m1 l1 t1 प्रथम ज्ञात पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय के मूल मात्रक हैं, तथा m2 l2 t2 द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रक हैं। अतः दोनों पद्धतियों में मूल मात्रकों के मान ज्ञात होने पर, प्रथम पद्धति में आंकिक मान ज्ञात होने पर अन्य पद्धति में आंकिक मान ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण 1, न्यूटन को डायनमी रूपांतरण किस प्रकार करें। तो बल का SI मात्रक है न्यूटन तथा इसका विमीय सूत्र है mL/T-2। अतः 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड होता है। और हम जानते हैं कि n2 बराबर n1 इंटू m1/m2 की होल पावर a, l1/l2 की होल पावर b, t1/t2 की होल पावर c का प्रयोग करने पर किलोग्राम बटे ग्राम की होल पावर 1, मीटर बटे सेंटीमीटर की होल पावर 1 और सेकंड बटे सेकंड की होल पावर -2 प्राप्त होता है। जब किलो को ग्राम में बदला जाता है तो 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई होता है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है तो 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई होता है। और इस प्रकार 10 की घात 5
10⁵ प्राप्त होता है। अतः 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक g को CGS से MKS पद्धति में बदलना। CGS पद्धति में g का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻8 CGS मात्रक होता है, जबकि इसकी विमीय सूत्र m-1 L3T-2 होता है। अतः g बराबर 6.67 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर ग्राम इंटू सेकेंड होता है। चूँकि हम जानते हैं कि n2 बराबर n1 इंटू m1/m2 की होल पावर a, L1/L2 की होल पावर b और T1/T2 की पावर होल c की होल पावर c का प्रयोग करने पर 6.67 जो कि n यानी नंबर है तथा ग्राम/किलो की होल पावर -1, सेंटीमीटर/मीटर की होल पावर 3, सेकंड/सेकंड की होल पावर -2 प्राप्त होता है। और इसको किलो को ग्राम में बदलने पर तथा मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 10⁻³ व 10⁻6 से गुणा व भाग करने पर और इसे सोल्व करने पर 6.67 गुणा 10⁻11 प्राप्त होता है। अतः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुणा 10⁻11 MKS मात्रक होता है। दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना। यह विमीय ऐक्यता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक पदों की विमाएं अवश्य समान होनी चाहिए। यदि x बराबर a प्लस माइनस BC² प्लस माइनस √DEF है तो विमीय समांगता के सिद्धांत से यदि x बराबर a बराबर BC की होल पावर 2 बराबर √DEF होता है। यदि दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमाएं समान है तो समीकरण विमीय रूप से शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। विमीय रूप से शुद्ध समीकरण आंकिक रूप से शुद्ध हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए f बराबर mv²/r²। उपरोक्त संबंध में भौतिक राशियों की विमाएं रखने पर mLt-2 बराबर m इंटू Lt-1 की होल पावर 2/L की पावर 2 अर्थात mLt-2 बराबर mT-2 है। चूँकि उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर की विमाएं समान नहीं है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से शुद्ध नहीं है, अतः भौतिक रूप से भी शुद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण 2 s बराबर ut-12at²। उपरोक्त संबंध में भौतिक राशियों की विमाएं रखने पर L बराबर Lt-1 इंटू T⁻1 माइनस Lt-2 इंटू T⁻2 अर्थात L बराबर L-L। चूँकि उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है। अतः यह समीकरण आंकिक रूप से शुद्ध है, जबकि गति के समीकरण से हम जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। नए संबंधों की स्थापना करना। किससे? विमीय सूत्र से। ये सब हम विमाओं के महत्व को पढ़ते आ रहे हैं। यदि किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों पर निर्भरता ज्ञात हो और यदि निर्भरता गुणनफल प्रकार की हो तो विमीय संश्लेषण का प्रयोग करके राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल। माना सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान m, प्रभावी लंबाई l
गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तथा यह मानकर कि फलन m l g की घात के फलनों की गुणनफल प्रकार का है, अर्थात t बराबर आवर्तकाल बराबर k इंटू m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। यदि उपरोक्त संबंध में विमीय रूप से शुद्ध है तो राशियों की विमाएं इस प्रकार इस समीकरण में रखने पर t बराबर m की पावर x, l की पावर y, l t की पावर l t माइनस 2 की होल पावर z, अर्थात m0 l0 t माइनस 1 m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर माइनस 2x माइनस 2z प्राप्त होता है। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, समान राशियों की घातों की तुलना करने पर x बराबर 0, y बराबर 1/2 तथा z बराबर माइनस 1/2 प्राप्त होता है। अतः भौतिक संबंध t बराबर k इंटू अंडर रूट l अपॉन g प्राप्त होता है। विमाहीन नियतांक का मान प्रयोगों से 2 पाई पाया जाता है। अतः यह t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्राप्त होता है, जो कि आवर्तकाल का सूत्र है। स्टोक का नियम। स्टोक का नियम क्या कहता है कि जब एक छोटा गोला किसी तरल में कम चाल से गुजरता है तो श्यान बल F गति का विरोध करता है। यह प्रायोगिक रूप से त्रिज्या r, गोले के वेग v तथा तरल की श्यानता नीटा पर निर्भर करता है। अतः F बराबर स्मॉल f n r v। यदि फलन n r तथा v के घात फलन का गुणनफल हो तो f बराबर k n की पावर x, r की पावर y और v की पावर z, जहाँ k विमाहीन नियतांक है, से प्रदर्शित किया जाता है और f का सूत्र प्राप्त। यदि उपरोक्त संबंध को विमीय रूप से शुद्ध है तो m l t माइनस 2 बराबर m l माइनस 1 t माइनस 1 की होल पावर x, l की पावर y व l t की पावर माइनस 1 की होल पावर z होता है। अथवा m l t माइनस 2 बराबर m x l की पावर माइनस x प्लस y प्लस z t की पावर माइनस x माइनस z। अतः समान राशियों की घातों की तुलना करने पर x बराबर 1 माइनस x प्लस y प्लस z बराबर 1 तथा माइनस x माइनस z बराबर माइनस 2 होता है। एंड देन x y z के लिए इन समीकरणों को हल करने पर x बराबर y बराबर z बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 1 से f के नीटा rv होता है। प्रायोगिक आधार पर k का मान 6 पाई प्राप्त हुआ, अतः f बराबर 6 पाई नीटा rv प्राप्त होता है। यही स्टोक्स के नियम का या स्टोक्स बल का सूत्र है। यही स्टोक्स का नियम है। यही स्टोक्स का नियम है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, यानी विमाओं के आधार पर हम समीकरणों का विश्लेषण किया, समीकरणों में संबंध प्राप्त किए और समीकरणों की घातें भी प्राप्त की, विमाएं भी प्राप्त की और विमा से समीकरण के यानी नियतांकों की विमा भी प्राप्त की। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी है। यदि लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, यद्यपि विमीय विश्लेषण बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है आओ देखते हैं। पहली, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं दी है तो वह राशि अद्वितीय नहीं हो सकती, क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र mL2t-2 है तो यह कार्य या ऊर्जा या बल आघूर्ण की विमीय सूत्र हो सकता है। दूसरी सीमा,
आंकिक नियतांक जैसे आंकिक नियतांक के जैसे 1/2, 1 अथवा 2 पाई आदि की कोई भी मायने नहीं होती, अतः इन्हें विमीय विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरी सीमा, विमीय विधि का प्रयोग गुणनफल से प्राप्त होने वाले अन्य फलनों के अतिरिक्त फलनों को व्युत्पन्न करने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अर्थात y बराबर a sin ओमेगा t को इस विधि द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, परंतु इन समीकरणों की सत्यता की जांच की जा सकती है। यदि यांत्रिकी में कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विश्लेषण की विधि से सूत्र को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में बनने वाले समीकरणों की संख्या 3 अज्ञात चरों की तुलना में कम होती है। फिर भी हम दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन mg 1 अपॉन mgl को विमीय विश्लेषण विधि द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी विमीय रूप से सत्यता की जांच की जा सकती है। यदि कोई भौतिक राशि 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और उसमें से 2 की विमाएं समान हो तो विमीय विश्लेषण विधि द्वारा इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सवृत्त द्विभुज की आवर्ती के लिए सूत्र f बराबर d अपॉन एल स्क्वायर इंटू वी होता है। विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। आओ अब हम पढ़ते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक उन अंकों की संख्या बताते हैं जिनमें हम पूर्ण आश्वस्त होते हैं। मापन में अधिक संख्या में सार्थक अंक प्राप्त होना मापन में अधिक शुद्धता को दर्शाता है। इसका विलोम भी सत्य है कि दी गई राशि के मापन में सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करते समय निम्न नियमों को ध्यान में रखते हैं। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए 42.3 में 3 सार्थक अंक हैं, जबकि 243.4 में 4 सार्थक अंक हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 24.123 में 5 सार्थक अंक हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 5.03 में 3 सार्थक अंक हैं, 5.604 में 4 सार्थक अंक हैं, 4.004 में 4 सार्थक अंक हैं। नियम नंबर 3, संख्या के बाईं ओर के शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते। उदाहरण के लिए 0.543 में 3 सार्थक अंक हैं, 0.045 में 2 सार्थक अंक हैं, 0.006 में 1 सार्थक अंक है। नियम नंबर 4, संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 4.330 में 4 सार्थक अंक है, 4.330.00 में 5 सार्थक अंक है, 3.000 में 6 सार्थक अंक है। पांचवा नियम, चरघातांकी निरूपण में दी गई संख्या का आंकिक मान भाग ही सार्थक अंक बताता है। चरघातांकी निरूपण में दी हुई संख्या का आंकिक भाग, उदाहरण के लिए चरघातांकी संख्या है जिसमें घात भी हैं लेकिन सार्थक अंक ओनली केवल और केवल संख्यात्मक मान बताता है। 1.32
गुणा 10 की घात -2 में 1.32 यानी 3 अंक सार्थक अंक हैं, जबकि 1.32 गुणा 10 की घात 4 में 3 सार्थक अंक हैं। राशि को निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करना यानी राउंडिंग ऑफ या पूर्णांकन करना। किसी भी दी गई राशि को निश्चित सार्थक अंकों वाली राशि में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। पहला नियम, यदि निश्चित सार्थक अंकों के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक कम हो तो उसके पूर्व अंकों की अपरिवर्तित रहने देते हैं। उदाहरण के लिए x बराबर 7.82 हो तो दो सार्थक अंकों में x बराबर 7.8 लिख देते हैं। इसी प्रकार x बराबर 3.94 हो तो दो सार्थक अंकों में 3.9 लिखा जा सकता है। पूर्णांकन का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक होती है तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए x बराबर 6.87 को दो सार्थक अंकों में 6.9 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार x बराबर 12.78 को 12.8 लिखा जा सकता है। यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद कोई अशून्य संख्या आती हो तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए x बराबर 16.351 को दो सार्थक अंकों में x बराबर 16.4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार x बराबर 6.758 को x बराबर 8 लिखा जा सकता है, 6.8 लिखा जा सकता है। चौथा नियम, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है, उसके बाद कोई शून्य आता हो तो उसके पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं यदि यह सम संख्या हो। यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद कोई शून्य आता हो तो उसके पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं यदि यह संख्या सम हो। उदाहरण x बराबर 3.250 को दो सार्थक अंकों में x बराबर 3.2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार x बराबर 12.650 को 12.6 लिखा जा सकता है। और यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद कोई शून्य आता है तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं यदि वह संख्या विषम हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण x बराबर 3.750 को दो सार्थक अंकों में बदलें तो 3.8 लिख देते हैं क्योंकि 7 एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 16.150 को तीन सार्थक अंकों में बदलने के लिए 5 से पूर्व क्या है, 5 के बाद 0 है तथा 5 से पूर्व एक विषम संख्या है, इसलिए 1 बढ़ा देते हैं, अतः 16.2 लिखा जा सकता है। गणना में सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर इन ए कैलकुलेशन। बहुत से प्रयोगों में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न परीक्षणों का आपस में जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षण की शुद्धता का स्तर समान नहीं होता। अतः परिमाण की शुद्धता के बारे में कहा जा सकता है कि यह सबसे कम शुद्ध मापन में से अधिक शुद्ध नहीं हो सकती। अतः किसी भी गणना में सही सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए निम्न नियम ध्यान में रखने चाहिए। राशियों को जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त फल में दशमलव के बाद कुल उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने तथा घटाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम अंक थे। उदाहरण के लिए
33.3 और 3.11 प्लस 0.313 को जोड़ने पर 36.723 प्राप्त हो। केवल एक दशमलव स्थान रखता है। उत्तर एक दशमलव स्थान तक होना चाहिए। अतः सबसे न्यूनतम दशमलव बाद के बाद 33.3 है, इसलिए दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए, 36.7 बचेंगे। सार्थक अंकों की गणना का दूसरा नियम क्या कहता है? उदाहरण 2, 3.1421 उदाहरण 2, 0.214 तथा 0.09 को जोड़ने पर किसमें 3.141 में जोड़ने पर 2 दशमलव स्थान रखता है। अतः दशमलव के बाद न्यूनतम 2 अंक हैं, अतः उत्तर में भी न्यूनतम 2 ही अंक होने चाहिए। जोड़ने पर 3.4731 है, अतः उत्तर है 3.47। उदाहरण 3, 62.831 तथा -24.05492 को घटाने पर 38.2818 उत्तर प्राप्त होता है। 3 दशमलव स्थान रखता है न्यूनतम यह संख्या, तो उत्तर भी 3 ही रखेगा, अतः 38.282 प्राप्त होगा। सार्थक अंकों की कैलकुलेशन का दूसरा नियम। 2 मापी गई राशियों के गुणनफल अथवा भागफल में कुल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि कम से कम किसी दी गई राशि में है। इस नियम को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है कि 142.06 गुणा 0.23 गुणा करने पर 2 सार्थक अंक न्यूनतम हैं, अतः उत्तर में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए और इसका उत्तर होगा 32। कितने? अतः उत्तर 33 होंगे। एग्जाम्पल 2, 51.028 को 1.31 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर 66.8468 प्राप्त होता है, लेकिन न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, अतः यहाँ भी न्यूनतम सार्थक अंक 66.8 यानी 3 अंक होंगे। एग्जाम्पल 3, 0.90 में 4.26 का भाग देने पर 0.21122676 प्राप्त होता है, लेकिन न्यूनतम सार्थक अंक 0.90 में 2 है, अतः उत्तर में भी 2 ही होंगे। उत्तर है 0.21। परिमाण की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। संख्याओं के वैज्ञानिक निरूपण में संख्याओं को m × 10⁻x के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ m 1 से 10 के बीच की संख्या है तथा x पूर्णांक है। राशि के परिमाण की कोटि 10 की घात के रूप में होगी। यह घात ज्ञात करने के लिए राशि के मान को संक्षिप्त करना पड़ेगा। संक्षिप्तीकरण राउंडिंग ऑफ करते समय हम अंतिम अंक को 5 से कम है तो छोड़ देते हैं, और यदि अंतिम अंक 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से अधिक है, तो उसके पूर्व के अंक को 1 बढ़ा देते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि लगभग 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, जो कि लगभग 10⁻30 किलोग्राम के बराबर है, जो कि 3 यहाँ पर 5 से छोटा है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। वह 9.1 5 से बड़ा है, इसीलिए इसे 1 घटाकर लिख दिया जाता है। मापन में त्रुटियाँ, एरर ऑफ मेजरमेंट। मापन की प्रक्रिया आवश्यक रूप से एक तुलनात्मक प्रक्रिया है।
हमारे बहुत प्रयासों के बावजूद किसी राशि का मापा गया मान वास्तविक मान अथवा सत्य मान से कुछ न कुछ भिन्न प्राप्त होता है। वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान का यह अंतर ही मापन में त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि किसी भी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि की वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर होता है। माना लेट ए एक भौतिक राशि को n बार मापा जाता है तथा इसके मापे गए मान a1, a2, a3, an है, तो इन मानों का समांतर माध्य am निकाला जाता है। समांतर माध्य am निकालने के बाद सामान्यतः am को राशि का वास्तविक मान लिया जाता है। परिभाषा से मापे गए मानों में निरपेक्ष त्रुटि निम्न होगी: डेल्टा a1 am माइनस a1, डेल्टा a2 am माइनस a2 और ऐसे ही डेल्टा n बराबर am माइनस an। ये सभी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। निरपेक्ष त्रुटि किसी स्थिति में धनात्मक व अन्य स्थिति में ऋणात्मक हो सकती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि यह त्रुटि किसी राशि के मापन में प्राप्त सभी प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य होती है। यह डेल्टा ए बार से प्रदर्शित की जाती है। अतः डेल्टा ए बार बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा an अपॉन n। अतः मापन का अंतिम परिणाम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है कि डेल ए बराबर am प्लस माइनस डेल्टा ए बार। इससे यह प्रदर्शित होता है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन am प्लस माइनस डेल्टा ए बार तथा am माइनस डेल्टा ए बार के बीच का होता है। आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि किसी भी मापन में आपेक्षिक त्रुटि तथा भिन्नात्मक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा मापी गई राशि के माध्य मान का अनुपात होती है। आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात के बराबर होती है। प्रतिशत त्रुटि की जब बात की जाए तो प्रतिशत त्रुटि जब आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि में व्यक्त किया जाता है। जब त्रुटि को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बार अपॉन am इंटू 100%। त्रुटियों का संयोजन प्रोपेगेशन ऑफ द एरर्स राशियों के योग में त्रुटि। तो माना x a प्लस b राशि जोड़ी जा रही है। माना डेल्टा ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है तथा डेल्टा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा x अर्थात x a व b के योग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि x में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। x के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। राशियों में अंतर में त्रुटि माना x बराबर a माइनस बी है। माना डेल्टा ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है तथा डेल्टा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा x अर्थात x a व b के अंतर की गणना में निरपेक्ष त्रुटि है। x में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। x के मापन में प्रतिशत त्रुटि x बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी गुणा 100।
अतः हम देख पा रहे हैं कि राशियों के घटाव में या अंतर में भी त्रुटियां जुड़ती हैं तथा योग में राशियों के योग में भी त्रुटियां जुड़ती हैं। राशियों के गुणनफल में त्रुटि की बात करें तो माना x बराबर a इंटू बी है, माना a के मापन में डेल्टा a त्रुटि है तथा डेल्टा b के मापन में त्रुटि है और जो x है इनका मल्टीप्लाई उसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि x के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होती है। अतः डेल्टा x अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी होता है। x के मापन में प्रतिशत त्रुटि a के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्लस b के मापन में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर होता है। राशियों के विभाजन में त्रुटि माना x बराबर a अपॉन बी है, माना डेल्टा ए एक्स के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा एक्स अर्थात ए व बी के भाग की गणना में निरपेक्ष त्रुटि है मान लिया। एक्स में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्राप्त होता है। x की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की जब बात की जाए तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एक्स के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स ए के मान में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी के मान में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर होता है। तथा पांचवा है घातीय फलनों में त्रुटि की बात करें तो x बराबर ए की पावर n अपॉन बी की पावर m माना डेल्टा ए के मापन में त्रुटि है, डेल्टा बी के मापन में त्रुटि है, डेल्टा एक्स के गणनात्मक या x की गणना में निरपेक्ष त्रुटि है। ओके, x में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो सकती है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्राप्त होता है। x के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर n इंटू ए के मान में प्रतिशत त्रुटि प्लस m इंटू बी के मान में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो कि एक पॉइंट में नोट कर लिए गए हैं। भारत में भार और मापन के मानक निर्धारण के नियम 1976 में प्रतिपादित हुए। इसमें तकनीकी, व्यापार और उद्योग तथा विज्ञान की सभी शाखाओं के क्षेत्र में एसआई पद्धति के प्रयोग को स्वीकृत किया। अनेक भौतिक राशियों की विमाएँ तथा मुख्यतः उष्मागतिकी, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व राशियों की विमाएँ केवल द्रव्यमान व लंबाई तथा व समय के पदों में अर्थहीन होती है। अतः एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों को स्वीकृत किया गया है। किसी भौतिक राशि की विमाओं को आधारभूत मात्रक केवल मूल मात्रक ही नहीं की घातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जो कि उस राशि की व्युत्पन्न मात्रक को भी अभिव्यक्त करती है। किसी राशि के विमीय सूत्र द्वारा उस भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि की विमाएँ मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। वह भौतिक राशि जिसका कोई मात्रक न हो विमाहीन राशि कहलाती होती है। शुद्ध आंकिक संख्याएं विमाहीन होती है। सामान्यतः उन मूल मात्रकों के प्रतीकों को जिनकी घात विमीय सूत्र में शून्य होती है विमीय सूत्र से हटा दिए जाते हैं। यह कहना सार्थक नहीं है कि बल्कि विमाएँ MLT-2 है। दूसरे शब्दों में हमें कहना चाहिए
कि बल की विमीय सूत्र mLT-2 है तथा बल की विमाएँ द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। वे भौतिक राशियाँ जो दो समान राशियों के अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है विमाहीन राशि कहलाती है। भौतिक संबंध जैसे लघुगुणक, चरघातांकी, त्रिकोणमितीय अनुपात, आंकिक गुणक इत्यादि को विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। उन भौतिक संबंधों को जिनमें योग अथवा व्यकलन के चिन्ह होते हैं विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि दो भौतिक राशियों की विमाएँ अथवा मात्रक समान हैं तो यह आवश्यक नहीं कि उनके भौतिक अभिलक्षण भी समान हो। उदाहरण के लिए बल तथा कार्य के मात्रक तथा विमाएँ समान है परंतु उनके भौतिक अभिलक्षण बिल्कुल भिन्न हैं। मानक मात्रक स्थान तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसी कारण लंबाई तथा समय को परिमाणीय मात्रकों के अनुसार परिभाषित किया गया है तथा द्रव्यमान को भी परिमाणीय मानकों में पदों में परिभाषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। समय के मात्रक सेकंड को प्रारंभ में पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूर्णन तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के पदों में परिभाषित किया गया था परंतु यह मानक समय के साथ परिवर्तित होता है। इसी कारण समय को परिमाणीय मानकों के अनुसार परिभाषित किया गया है। पुनर्गठित होने वाली घटना जैसे दोलन करता हुआ लोलक, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्रण इत्यादि समय को मापने में प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि भौतिक राशि के आंकिक मान n तथा इसके मात्रक u का गुणनफल नियत रहता है अर्थात nu बराबर नियतांक n1u1 बराबर n2u2, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान n तथा मात्रक u के गुणनफल को उस भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। जहाँ परिमाण बराबर n1u1 है। पाइसली यानी श्यानता का मात्रक, पास्कल का मात्रक इंटू सेकेंड अर्थात PL बराबर प्रेशर इंटू सेकेंड। किसी लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर स्वयं लेंस से अपरिवर्तित होने वाली किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। किसी राशि के परिमाण की कोटि का अर्थ इसका मान 10 की घात के पदों में उस राशि के वास्तविक मान के लगभग बराबर होता है। कोण भौतिक राशियों में अपवाद है जो कि यद्यपि यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, चाप तथा त्रिज्या है, परंतु फिर भी इसका एक मात्रक डिग्री व रेडियन होता है तथा कोण को इसके आंकिक मान के साथ इसके मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है। किसी बंद सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। किसी भौतिक राशि के मापन को यथार्थ मान कहा जाता है यदि मापन में होने वाली वर्गीकृत त्रुटियां बहुत कम हो। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि का मापन परिशुद्ध कहलाता है यदि आपेक्षिक त्रुटि का मान बहुत कम हो। कोई मापन अधिक यथार्थ कहलाता है यदि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के सन्निकट होता है। त्रुटियों की प्रकृति हमेशा योगात्मक होती है। अधिक यथार्थता के लिए उच्च घात वाली राशि में न्यूनतम त्रुटि होना चाहिए। प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि मापन में प्रयुक्त उपकरण के अल्पतमांक के बराबर होती है। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100 होती है। निरपेक्ष त्रुटि का मात्रक तथा विमाएँ उसी राशि के मात्रक
तथा विमाओं के समान होते हैं। निरपेक्ष त्रुटि एक विमाहीन राशि है। आपेक्षिक त्रुटि एक विमाहीन राशि है। निरपेक्ष त्रुटि विमाहीन राशि नहीं है। अल्पतमांक मुख्य पैमाने के एक भाग का मान। वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या का अनुपात अल्पतमांक कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक मुख्य पैमाने का एक भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर माइनस MSD मुख्य स्टैंडर्ड डिवाइस यानी मुख्य पैमाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने का मान, जहाँ MSD मुख्य पैमाने का भाग है तथा VSD वर्नियर पैमाने का भाग है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक की बात करें तो पिच अपॉन वर्तीय पैमाने पर भागों की संख्या होती है। अल्पतमांक जितना कम होगा मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। किसी मापन में दशमलव के पश्चात सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है। जब किसी भौतिक राशि को विभिन्न मात्रक पद्धतियों में मापा जाता है तब सार्थक अंकों का मान परिवर्तित नहीं होता है। यदि किसी गणितीय संक्रिया जैसे योग, व्यकलन, गुणन तथा विभाजन में सार्थक अंकों की संख्या उसमें से न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के तुल्य होती है। सार्थक अंकों की वह संख्या है जहाँ तक मान को परिशुद्ध माना जा सकता है। यदि कोई संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तथा जिनके अंत में एक अथवा अधिक शून्य आते हैं तो सभी शून्य सार्थक हो, यह आवश्यक नहीं है। सार्थक अंकों की संख्या को स्पष्ट करने के लिए अंकों को चरघातांक के रूप से लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए 20,300 को 203.1000 गुणा 10⁻² लिखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि 20,300 में अंत के सभी अंक सार्थक नहीं हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 12 इंच व 30.48 सेंटीमीटर व 0.3048 मीटर होता है। 1 मील में 5280 फुट होता है, 5280 फुट होता है, बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। 1 यार्ड 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। 1 स्लग में 14.59 किलोग्राम होता है। 1 बार में 10⁻−28 मीटर स्क्वायर होता है। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। 1 मीटर पर सेकंड में 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर पारा तथा 1.013 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर पारा होता है, बराबर 1.013 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बटे मीटर बराबर पास्कल होता है। 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है। जब हम दो मापी गई राशियों को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तब अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि मापी गई राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है।
जब हम दो मापी गई राशियों का गुणन अथवा विभाजन करते हैं तब अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि मापी जाने वाली राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।